वेलकम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मेरा नाम है अब्दुर्रऊफ़ कुरैशी। आप देख रहे हैं मैक एसोसिएट यूट्यूब चैनल। जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था अपने फ़ाइल रिबन के बारे में, फिर उसके बाद होम रिबन के बारे में कि एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो आपका वर्ड है प्रोग्राम, इसकी जो कंप्लीट ट्रेनिंग है उसके बारे में। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था फ़ाइल रिबन के बारे में, होम रिबन के बारे में, और अब हम आपको आज इस लेसन के अंदर बताएंगे इंसर्ट रिबन के बारे में। इंसर्ट रिबन के अंदर ये आप जितने भी एक्शन बटन देख रहे हैं, इनके एक्शन बटन का क्या मकसद होता है, क्या कमांड दी जाती है और इनसे और क्या क्या आप काम कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, तो आज का हमारा लेक्चर इसी के ऊपर है, तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं नाज़रीन अपनी इस वीडियो को। नाज़रीन, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कवर पेज बेसिकली इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट के अंदर यहाँ पे टाइटल पेज बना के रखे हुए हैं। आप जब भी कोई रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं तो एक रिपोर्ट का टाइटल पेज होता है जो एक खूबसूरत सा बनाया जाता है, और उसके अंदर हम अपनी रिपोर्ट्स के हवाले से जो है उसकी बेसिक्स, जो उसकी मोटी मोटी चीज़ें होती हैं, उनको हम लिख रहे होते हैं। तो बेसिकली ये उसी से कंसर्न्ड है, रिपोर्ट वगैरह बनाने के लिए। जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है और वर्क एनालिसिस रिपोर्ट होती है, और फिर इसके बाद और दीगर मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं अलग अलग काम के हवाले से। बिलिंग रिपोर्ट होती है। तो उसी हवाले से जो भी हम रिपोर्ट बनाते हैं उसका एक टाइटल पेज होता है। उस टाइटल पेज को बनाने के लिए कुछ हमारे पास यहाँ डिफ़ॉल्ट के अंदर एमएस वर्ड ने पहले से बना के रखे हुए, और कुछ अगर हम चाहें तो मोर पेज यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर हमारा ऑनलाइन चल रहा है और हमारा लीगल ऑफिस हमने परचेज़ किया हुआ है, परचेज़ड ऑफिस हमारे पास चल रहा है, तो उसके अंदर हम यहाँ से और भी मुख्तलिफ़ इसके टाइटल पेज जो है हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और उसके अंदर हम एडिटिंग करके अपने टाइटल पेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे ये मैंने एक टाइटल पेज निकाला है, इस टाइटल पेज के अंदर मैं लेट सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली नाज़रीन, ये जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसके अंदर एक ये फाइनेंशियल रिपोर्ट के हवाले से मैंने एक जस्ट रफली एक टाइटल पेज बनाया है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बना बनाया मेरे पास एक टाइटल पेज मौजूद था। सिर्फ मैंने अपना यहाँ पे नाम दिया जो उसका डिस्क्रिप्शन था, और डिस्क्रिप्शन के नीचे सब टाइटल था, उसको मैंने डिफ़ाइन किया। बाकी जो चीज़ मेरी बनी बनाई मुझे यहाँ पे मिल गई है, तो उसके मद में मेरा तकरीबन 2 से 3 घंटे सेव हो गए। अगर मैं 2-3 घंटे लगा के कोई आइडिया लेता और फिर उसका एक टाइटल पेज बनाता और उस टाइटल पेज के अंदर ये सारे फैक्ट्स डालता, तो उसमें मुझे यकीनन कम से कम 2 से ढाई घंटे तो लगते। तो ये 2-2.5 घंटे मेरे सेव हो गए इस कवर पेज के ऑप्शन के होने की वजह से। इसी तरीके से ब्लैंक पेज यानी कि नेक्स्ट पेज, इसकी एक शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल इंटर। अगर आप करेंगे तो कंट्रोल इंटर जैसे आप करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले पेज 1 था, अब पेज 2 ऑफ 2 हो गया। तो बैक स्पेस करके जब मैं वापस जाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे 1 ऑफ 1 है। तो ये बेसिकली भी एक एडिशनल पेज के हवाले से ये कमांड दी हुई है कि लेट सपोज़ कि मैं एक कंटिन्यूशन में अपनी रिपोर्ट बना रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट सपोज ये जैसे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है और ये कंटिन्यूशन में एक डॉक्यूमेंट चल रहा है, इसके अंदर कंटिन्यू मेरा स्पेसिमेन मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से लिखा हुआ है। इसके अंदर अगर दरमियान में मुझे कहीं पे ब्लैंक पेज चाहिए होगा, लेट सपोज इसके बाद मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो मैं कंट्रोल का बटन दबा के एंटर का बटन दबाऊँगा, तो ये मेरे पास एक ब्लैंक पेज आ गया, और उसके बाद ये फिर डॉक्यूमेंट अपना कंटिन्यू हो गया। ब्लैंक पेज देने का मतलब ये होता है, लेट सपोज़ जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से डॉक्यूमेंट ख़त्म हुआ है, तो
जब मैं ब्लैंक पेज दूंगा तो उसके अंदर मैं एक अपना सेपरेटर बना सकता हूँ। सेपरेटर को मैं अपना नाम दे सकता हूँ ताकि रिपोर्ट पढ़ने वाला, देखने वाला ये देख सके कि इसके बाद इस चीज़ के हवाले से जो डॉक्यूमेंट है वो इस चीज़ के हवाले से है। तो ये बेसिकली ब्लैंक पेज इसी के लिए होता है। और पेज ब्रेक जो होता है, पेज ब्रेक असल में इसका मकसद ये होता है कि मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपको यहाँ से एक डॉक्यूमेंट खोल के दिखाता हूँ। ये CV है और इस डॉक्यूमेंट के अंदर लेट्स से कि मुझे पेज को ब्रेक करना है, और मुझे ब्रेक इसलिए करना है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये अभी मेरा जो CV बना हुआ है ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि A4 पेज के ऊपर सेट है, लेकिन मुझे A4 पेज के अलावा इसके अंदर कुछ A3 के पेज चाहिए, या मुझे उनके जो लेआउट है, लेआउट कहते हैं बेसिकली पोर्ट्रेट को, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पोर्ट्रेट है, ये पोर्ट्रेट लेआउट है। और जब मैं लैंडस्केप करूँगा इसको तो ये मैं आपको ओरिएंटेशन में दिखाता हूँ। ये लैंडस्केप मैंने जैसे ही किया तो ये आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर कि जो मेरा हेडर फुटर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी कुछ मेहनत करना पड़ती है। तो बेसिकली ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है इसके अंदर मुझे बीच में लेट्स सपोज कहीं पे ऐड करना है एक ब्लैंक पेज, और मैं इस तरफ ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज को जो है वो ब्रेक करूँगा, और फिर उसके बाद एक दफ़ा और इसको मैं ब्रेक करूँगा। अब ये मेरे पास एक ब्लैंक पेज है, इस ब्लैंक पेज को मैं अपने हिसाब से डिफाइन कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं साइज़ इसका चेंज कर सकता हूँ, लेकिन साइज़ वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज करने से पहले मुझे इसके जो लिंक हैं उनको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर कि लिंक के ऊपर यहाँ पे इसने दिखा रहा है ये प्रीवियस लिंक। अगर मैं इसको प्रीवियस लिंक से नहीं हटाता हूँ तो मैं जो चीज़ यहाँ चेंज करूँगा एज इट इज़ वो चीज़ आपके प्रीवियस पेज के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट आ रहा होगा, और प्रीवियस पेज के अंदर वो सेम सेटिंग जो है वो चेंज हो रही होगी जो आप नीचे वाले पेज में कर रहे होंगे। तो इस पेज को जब मैंने ब्रेक किया है तो इसके मैं हेडर और फुटर इन दोनों को अनलिंक कर दूंगा प्रीवियस पेज से। जैसे ही मैं इसको अनलिंक करता हूं और इसके बाद मैं पेज लेआउट में जाके इसका साइज़ डिफ़ाइन करता हूं A3, तो देखें मेरे ऊपर का पेज और उसके बाद का जो नीचे का पेज है वो मेरा सेम पोजीशन के अंदर है। सिर्फ जस्ट मेरा जो सेंटर पेज है जिसको मैंने ब्रेक करा है वो पेज मेरा चेंज हुआ है, बाकी के पेजेस के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। अब इसके अंदर मुझे ओरिएंटेशन भी चेंज करनी है तो मैं इसको ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकता हूँ, या आपको मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ वाज़ेह नज़र आ जाए। ये मैं ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकता हूँ और इसका मैं साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो बेसिकली ये इस काम के लिए होता है। अब लेट्स से ये मैंने अपना पेज बीच में मैंने ऐड कराया है और यहाँ पे जो मेरा हेडर फुटर है वो A4 के हिसाब से ही सेट है, तो मैं डबल क्लिक करके इसको थोड़ा हम जूम इन करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब मैं इसकी जो हेडर फुटर की सेटिंग है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, और इससे होगा ये कि ये जो मैं हेडर फुटर की सेटिंग अपनी चेंज कर रहा हूँ ये सिर्फ इसी पेज के ऊपर रहेगी। ऊपर और नीचे जो इसके, क्योंकि ये दोनों पेज के बिटवीन में है, तो अब देखें ये मैंने इसका यहाँ पे लिंक प्रीवियस ख़त्म नहीं किया था तो इसका भी इसने साइज़ जो है वो उसको छेड़ दिया है। तो मैं दोबारा इसको अंडू करता हूँ। अब नीचे वाले पेज को भी मुझे सेम अपनी एक्टिविटी को रिपीट करना होगा, इसका लिंक प्रीवियस ख़त्म करना होगा और यहाँ से इसके फुटर में जाके इसका भी लिंक प्रीवियस
ख़त्म करना होगा। जैसे ही ये लिंक प्रीवियस में ख़त्म कर दूंगा तो अब जब मैं इसको लेआउट के हिसाब से सेट करूंगा A3 के हिसाब से, तो जो मेरे ऊपर और नीचे के पेजेस हैं जो कि मैंने पहले सेट किए हुए थे, वो अपनी सेटिंग उनकी अपनी जगह पे मौजूद है। उनकी सेटिंग के अंदर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर कि मेरा ये जो पेज है ये A4 के ऊपर सेट हुआ हुआ है और इसका हेडर फुटर इसी के हिसाब से है। और जब मैंने A3 का पेज इसके अंदर ऐड कराया तो उस पेज के लेआउट को मैंने सेट किया, और सेट जब मैंने किया तो उसके हेडर फुटर को भी सेट किया। लेकिन हेडर फुटर को सेट करने से पहले मैंने उसके लिंक ख़त्म करे थे, जिसकी वजह से मेरे बाद वाले पेज के ऊपर और इससे इस पेज के, यानी कि जो मैंने पेज ऐड करा है, इस पेज से पहले जो मेरे सफ़ात हैं उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया और उसके बाद वाले पेजेस के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया। वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है। तो बेसिकली पेज ब्रेक के अंदर जो आपको मैं बता रहा था, वो मेन इसका जो रोल होता है वो ये होता है। अच्छा, अब फिर यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है टेबल का। जब हम कोई चीज़ टेबलेट फॉर्म में बनाते हैं, लेट सपोज़ कि हम उसको हर चीज़ को वाज़े तौर पे लिखना चाहते हैं, तो लेट से कि मैं एक टेबल बनाता हूँ ये, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। लेट्स से ये मैंने एक अपना टेबल बना दिया है और इसके अंदर मैंने ये कुछ एरे ऐड कराए हैं। इन एरेज के अंदर जो मैंने चीज़ें दी हैं वो आपके सामने आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जस्ट टैब का बटन दबाता हूँ, जो कीबोर्ड के अंदर टैब का बटन होता है। टैब बटन से ही ये हमारा जो टेबल है वो कंटिन्यू होता जाता है। और जब मुझे इसके अंदर शॉर्ट की इस्तेमाल करनी होती है तो इसमें यह ऑप्शन भी 2016 के अंदर दिया हुआ है कि आप यहाँ पे खाली प्लस साइन को जो है वो क्लिक करते जाएंगे तो वो उसकी रॉस जो है आपकी टेबल की वो ऐड कराता चला जाएगा। इस टेबल की भी सेटिंग्स वगैरह होती हैं, वो फिर अगले रिबन के अंदर डिज़ाइन में और आगे जो रिबन चल रहे हैं इसके लेआउट वगैरह, उसके अंदर हम आपको डिफ़ाइन करेंगे कि ये रिबन, इनके अंदर क्या क्या एक्शन बटन है और उसके अंदर टेबल वगैरह की इनकी सेटिंग्स किस तरीके से होती है। तो बेसिकली ये एक टेबल होता है। टेबल ऑप्शन इसीलिए दिया हुआ होता है कि किसी चीज़ को आप जो है ऑफिशियली तरीके से और उसको बड़ा यानी कि क्लियर एक पिक्चर बना के दिखा रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको एक टेबल फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है जिसके अंदर चीज़ें लिख दी जाती हैं। जब आपके पास नंबर ऑफ़ आइटम्स या नंबर ऑफ़ जॉब डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होते हैं तो फिर आप उसको टेबल के अंदर डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। अमूमन जो है टेबल वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह या कोई ऐसा मैथमेटिकल चीज़ें आ रही होती हैं, तो वहाँ पे टेबल का इस्तेमाल होता है। या एम्प्लॉयज़ वगैरह की एंट्री होती है या उनका स्टेटस होता है, तो वहाँ पे भी हम टेबल को जो है इसको ऐड कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आता है पिक्चर्स। पिक्चर्स बेसिकली कि हम जो भी चीज़ लगा रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, उसकी पिक्चर्स वगैरह ऐड कराने के लिए, इमेज इसके अंदर ऐड कराने के लिए ये पिक्चर का जो है इसके अंदर ऑप्शन होता है। जैसे कि ये मैं आपके सामने कुछ इसमें ऐड करा के दिखा देता हूँ। जैसे लेट्स से ये मेरे पास पिक्चर है, इसके साइज़ को भी सेट किया जाता है। साइज़ जो है आप इसका वो अपने हिसाब से डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे 1.5, तो आप देख रहे हैं इसने 1.5 जो इसका साइज़ सेट करा है वो 4 साइड डायमेंशन सेट किया है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हम जो है इसका जो हम पिक्चर्स वगैरह लगा रहे होते हैं उसको हम मैनुअली उसके साइज़ को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। जब मैनुअली डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो हम ऑटो के ऊपर नहीं जा रहे होते हैं, हम मैनुअल साइड पे जा रहे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें हाइट और विड्थ और डेप्थ वगैरह वो अपने हिसाब से देनी होती है। तो अगर मैं इसके साइज़ के अंदर यहाँ भी जो आप छोटा सा बटन देख रहे हैं इस पर क्लिक करके मैं इसका
लॉक एस्पेक्ट रेशो इसको हटा देता हूँ और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसकी वेट को अगर 5 इंच करूँ तो अब आप ये देख सकते हैं ये मैनुअल कर रहा है। अगर मैं इसको ऑटो पे कर दूँगा, अगर मैं इसका एस्पेक्ट रेशियो जो है वो ऑटो कर दूँगा तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर कि जो भी चीज़ हो रही है वो 4 साइड डायमेंशन इसकी जो है, यानी कि हाइट और वेट ये दोनों जो है एक जैसी रखेगा। अगर मैं 3 इंच करता हूँ तो 3 इंच हाइट भी होगी और 3 इंच वेट भी होगी। लेकिन अगर मैं इसको लॉक एस्पेक्ट रेशियो को बंद कर दूंगा और यहाँ से इसका चेक हटा दूंगा तो फिर मैं इसको मैनुअल सेट भी कर सकता हूँ। तो ये नाज़रीन हमारे इंसर्ट रिबन के अंदर जो पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है उसके लिए ये काम होता है और उसके ज़रिए हम इस तरह के काम कर सकते हैं। फॉर्मेट आप इसके अंदर कई सारे उठा सकते हैं। ऑल फॉर्मेट का भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ होता है। ज़्यादातर जो फॉर्मेट को ये सपोर्ट कर रहा होता है वो फॉर्मेट आपको यहाँ पे ये शो कर रहा होता है। बिटमैप, पीएनजी, जेपैग, गिफ, इस तरह से कई सारे इसके फॉर्मेट होते हैं जिनको ये सपोर्ट कर रहा होता है। तो आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए जिस उसके अंदर चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स सेम ऑप्शन है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, वही चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे मौजूद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जब आप जाते हैं तो आप सम टाइम ऐसा होता है कि नेट से आपको क्लिप आर्ट वगैरह उठाने होते हैं या नेट से आपको कुछ बने बनाए आइडियाज़ चाहिए होते हैं जो आपको पिक्चर शेप में चाहिए होते हैं, तो उनको आप यहाँ से डाउनलोड करके डायरेक्ट इधर अपने वर्क प्रोग्राम के अंदर जो है वो उसको लगा सकते हैं। शेप का जो एक्शन बटन है, बेसिकली शेप एक्शन बटन जो है ये ड्राइंग के काम में भी आता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने डायग्राम वगैरह बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जैसे आगे ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है, ये इसको हाइपर लिंक करके इसको जो है हम किसी अपने डॉक्यूमेंट के पेज के साथ उसको लिंक करें तो फिर हम यहाँ पे इन एक्शंस बटन को जो है उसको हाइपर लिंक करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, स्मार्ट आर्ट, अब हम इसकी बात करते हैं। स्मार्ट आर्ट एक स्मार्ट ऑप्शन है, स्मार्ट आपके पास एक्शन बटन है। इस एक्शन बटन के ज़रिए आप अपनी कंपनी के या दीगर जो भी आपका बिज़नेस है उसके हवाले से, हॉस्पिटल हो, रेस्टोरेंट हो, जो भी हो, उसके अंदर आप अपना जेडी और उसके जो मेन आपकी मैनेजमेंट होती है उसको आप डिफ़ाइन कर रहे होते हैं और एक चार्ट बना रहे होते हैं। चार्ट बना के आप दिखा रहे होते हैं कि कौन कौन से बंदों की क्या क्या पावर हैं और वो किस किस के नीचे कौन कौन आदमी क्या काम कर रहा है। तो ये जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इसके अंदर ये जो ऑप्शन है हैचरी के अंदर ये ऑप्शन ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसके अंदर हम इस तरह से अपने कंपनी का या दूसरे बिज़नेस कंसर्न अपना ऑर्गेनाइजोग्राम बना रहे होते हैं तो वो हम यहाँ से बना रहे होते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आपको जो है उसके लेआउट दिखा रहा है, यहाँ पे ये आपको जो दिखा रहा है ये इसका लेआउट है। इसमें जो भी लेआउट आपको पसंद है आप उसके ऊपर अपना ऑर्गेनाइजोग्राम बना सकते हैं। अमूमन ज़्यादातर इस तरह का बना रहे होते हैं, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब मैं इसके अंदर आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं और आपको परेशानी ना हो। अच्छा, अब अगर जैसे इस जेडी के नीचे मैंने एक और बंदे को ऐड करना है या इसका सब असिस्टेंट मुझे लगाना है, सब ऑर्डिनेटर लगाना है, तो उसको लगाने के लिए मैं यहाँ पे जब इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन आता है ऐड का। ऐड शेप के अंदर अब मुझे कौन सी किस तरह की शेप चाहिए वो मुझे इसको बताना पड़ेगा। अगर मुझे इसके बाद चाहिए तो मैं इसके बाद वाला ऑप्शन ये वाला इस्तेमाल करूँगा। अगर इससे पहले चाहिए यानी कि इसके ऊपर एक और बंदा होना चाहिए तो फिर बिफोर का ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर एक और चाहिए तो फिर ये अबव का ऑप्शन है, इसके नीचे चाहिए तो बिलो का ऑप्शन है, और अगर इसका असिस्टेंट मुझे ऐड करना है तो फिर ये ऑप्शन में इसको यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे बिलो करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये अब इसने इसके नीचे एक और बॉक्स शो करा दी है तो इसके नीचे मैं दूसरे बंदे को लगा सकता हूँ। इसी तरीके से
हम इसको आगे मज़ीद बढ़ाते जाएंगे। इन तीनों बॉक्सेस को मैं अगर चाहूँ तो अपने हिसाब से इनको ड्रैग भी कर सकता हूँ कि मुझे इसको किस पोजीशन पे रखना है, मैं उस पोजीशन पे ले आके इसको रख भी सकता हूँ इस तरीके से, या जो भी मैं पोजीशन करना चाह रहा हूँ इसको यहाँ रखना चाह रहा हूँ। तो ये इस तरह से मैंने ये पोजीशन इनकी दिखा दी, और फिर इसके बाद इसकी असिस्टेंट्स में मैं कुछ बॉक्सेस शो करा देता हूँ। तो ये इस तरह का जो आप बना रहे होते हैं, ये बेसिकली आपकी कंपनी के ऑर्गेनाइजोग्राम बनाने के लिए होता है। इस वक्त मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये करके दिखा रहा हूँ, तो इसकी ज़्यादा मैं सेटिंग करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि आपको आपका जो विज़न है, आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, उसके लिए मैं आपको ये चीज़ें कुछ करके दिखा रहा हूँ। तो ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर इस वक्त जो देख रहे हैं, ये मैंने एक छोटा सा आपको बना के दिखाया है कि ऑर्गेनाइजोग्राम किस तरीके से बनता है। इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, इनको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, इनकी पोजीशन लेफ़्ट राइट, इस तरह से लेआउट वगैरह की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। ये आपके स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। तो जब हम स्टैंडर्ड के अंदर होते हैं तो इसी तरह का हम इसको बना रहे होते हैं। सबको एक साथ कंट्रोल की दबा के आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं और इनकी पोजीशन को इस स्टैंडर्ड्स पे भी ला सकते हैं। तो ये दरअसल आपको हेल्प आउट करता है ऑर्गेनाइजोग्राम बनाने के अंदर। काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर, और एडवांस है MS ऑफिस। तो जितना एडवांस होता जा रहा है उतनी इसकी एप्लीकेशन भी एडवांस हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको स्टेप वाइज दूसरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बनानी पड़ती थी, अब वो आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें MS वर्ड के अंदर आपकी स्क्रीन के ऊपर मिल जाती है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं। चार्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। ये भी एक बड़ी यानी कि इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा अक्सर जैसे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के जो स्कोर बोर्ड होते हैं, या क्रिकेट के या प्ले ग्राउंड्स के अंदर जो स्कोर बोर्ड होते हैं, उसके अंदर लाइन चल रही होती है स्कोरिंग की, कि स्कोर कहाँ पे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कहाँ पे कितना हो गया, वो उसकी सारी डिटेल उसके अंदर स्केच लाइन के ज़रिए बता रहा होता है। तो ये उस तरह के चार्ट को बनाने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं इसकी अभी आपको डिटेल दिखाता हूँ स्क्रीन पे करके, तो आपको इसके बारे में थोड़ी लॉजिक क्लियर होगी और आपको समझ में आएगा। इसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लेआउट मिल जाते हैं। ये आपको जो पसंद आता है, जिस तरह का आप लेआउट चाहते हैं, उसके अंदर आप इसके जो चार्ट होते हैं उसको बना सकते हैं। नॉर्मली कॉलम वाइज चल रहा होता है कि कॉलम बार दिख रही होती हैं, और उन कॉलम बार से देख रहे होते हैं कि कहाँ पे स्कोर ऊपर हो रहा है, कहाँ पे स्कोर नीचे डाउन साइड पे चला गया है। तो ये अब जैसे मैंने स्क्रीन के ऊपर ओके कर दिया है, तो आप देखें नीचे इसने एक्सेल की एक स्क्रीन खोल दी है। ये एक्सेल की स्क्रीन बेसिकली इस चार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ जो हम एंट्री कर रहे होते हैं उसी एंट्रीज़ को यहाँ पे ये शो करा रहा होता है चार्ट के अंदर, बार लाइन के अंदर। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा प्लान करके दिखाऊंगा, तो आपको ये इजीली पता लग जाएगा कि ये चार्ट किस तरीके से काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे कि मैं एक फाइनेंशियल ईयर वाइज फाइनेंशियल जो है आपको वो चार्ट बना के दिखाता हूँ किसी भी बिज़नेस के हवाले से, कि उसका बिज़नेस का हर साल में अप डाउन क्या चल रहा है। तो ये अब आप अपने स्क्रीन पे इसको जो है वो कंसंट्रेशन के साथ देखें तो आपको चीज़ समझ में आएगी। फिर उसके बाद मैं आपको इसके बारे में मज़ीद डिफ़ाइन करूँगा।
अच्छा, अब हम फार्मूला लगाएंगे, तो दिस वैल्यू माइनस दिस, तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। जी नाज़रीन, अब ये जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एक मेरे पास चार्ट तैयार हो गया है। इसके अंदर अब आप इजीली देख सकते हैं कि ये ईयर 2018 है, ये 2019 का फिगर है, ये 2020 का और ये 2021 का। अच्छा, ये जो आप स्कोर देख रहे हैं, ये एवरेज लाइन है। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये एवरेज लाइन कहलाती है। यानी कि यहाँ से बता रहा है कि 0 से लेके 5 लाख तक की लाइन ये है, 10 लाख, 15 लाख, 20, 25, 30, 35। तो ये 0 से लेके 35 लाख तक की इसने लाइनें लगा दी हैं, और इन लाइंस के ऊपर आपकी ये जो वैल्यूज़ बार हैं वो आपकी चल रही हैं। तो इसमें आपको यहाँ नीचे जो इसके लीजेंड्स हैं, लीजेंड्स से आपको पता लग जाएगा ये बार जो है ये प्रॉफिट की है, ये वाली बार जो है आपकी ये सेल की है, और ये वाली जो बार है आपकी ब्लू कलर की, ये आपकी इन्वेस्ट की है। तो इसके अंदर आपको क्लियरली बग़ैर किसी हुज्जत के आपको पता लग जाता है कि आपकी सेल जो है वो ये है, और आपकी इन्वेस्ट ये थी, आपका प्रॉफिट ये हुआ। और फिर इसके अंदर अगर आप इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, यहाँ आप अपना जो भी चार्ट का नाम है वो चार्ट का नाम दे सकते हैं। अब जैसे ही आप इसके प्लस साइन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे चार्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वहाँ पे देखें इसने एक्सेस टाइटल दे दिया। एक्सेस टाइटल को मैं अपनी मर्ज़ी से डिफाइन भी कर सकता हूँ। और फिर इसके बाद डाटा है, डाटा लेवल। जैसे ही मैं इसको चेक लगाता हूँ तो अब आप देख रहे हैं कि हर बार के ऊपर उसकी जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, वो इसने शो करा दी है। डाटा टेबल, जैसे ही मैं डाटा टेबल को चेक लगाता हूँ तो अब आपके पास यहाँ पे टेबल आ गई है, और उसके अंदर आपकी ईयर वाइज इन्वेस्टमेंट भी नज़र आ रही है आपको। 2018, 9, 19, 20, 21 ये आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये आपकी सेल आ रही है, और ये आपका प्रॉफिट आ रहा है। तो ये अब आपके पास एक चार्ट तैयार है। इसके अंदर एरर बार बेसिकली ये कह सकते हैं आपके, ये आपको ये बता रहा है कि इतनी इन्वेस्टमेंट थी और फिर इतनी इसकी सेल हुई और इतना इसके अंदर आपको प्रॉफिट मिला। ये जो आप छोटी छोटी लाइनें देख रहे हैं ना, ये छोटी छोटी लाइनें आपको जस्ट ये कह लें कि एक स्केलिंग लाइन के ज़रिए इसने और आपको डिफ़ाइन करके बता दिया है कि इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट थी, इतना अमाउंट आपको इसके अंदर प्रॉफिट के अंदर हुआ, और इतना जो है अमाउंट आपको साइज़ ऑफ अमाउंट आपका इतना सेल में गया है। तो ये तो अमूमन यूज़ नहीं होता है। अब डबल क्लिक जैसे हम इसको करते हैं तो हमारे पास चार्ट का जो टाइप है, अगर मुझे टाइप को चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये मेरे पास मुख्तलिफ लेआउट डिज़ाइन है, इनके ज़रिए मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ इस तरह से। अगर मैं लाइन के अंदर चाह रहा हूँ कि लाइन से पता लगे कि प्रॉफिट अप एंड डाउन सिचुएशन क्या चल रही है, सेल की अप एंड डाउन सिचुएशन क्या चल रही है, इन्वेस्टमेंट की क्या सिचुएशन चल रही है, तो वो यहाँ से मैं ले सकता हूँ। ये आपके पास स्टाइल इसके यानी कि जो थीम है वो थीम आपको यहाँ से मिल रही होती है। आप अगर इसकी थीम चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको थीम को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी थीम्स आपको मिल जाएंगी, और इन वैल्यूज़ को आप ड्रैग कर सकते हैं अपने माउस के कर्सर से। लेफ़्ट बटन जो आपका माउस का है उसको जब आप दबाएंगे तो इसको प्रेस करके रखें, और फिर इसको जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आप अपनी जो पसंदीदा पोजीशन है उसके ऊपर ले जाके इसको चॉइस के मुताबिक रख सकते हैं। तो
ये जैसे ही मैं इनको ड्रैग करूँगा, ये देखें ये लाइंस के ज़रिए बता रहा है कि ये इसका जो पॉइंट है ये किस पॉइंट के ऊपर है, ये वैल्यू किस पॉइंट पे है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा इसने एक जो है वो एरे बनाया हुआ है और इस एरे के ज़रिए आपको पता लग रहा है कि ये 2018 की इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और सेल है। इसी तरह से आप इसके अंदर और भी चीज़ें अपनी तरफ से एडवांस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चाह रहे हैं। इनको आप बोल्ड करना है तो आप इसको बोल्ड कर लें। ये देखें स्क्रीन के ऊपर ये बोल्ड हो गए, डार्क हो गए जो इसके फॉन्ट्स थे। और बहुत सारी चीज़ें हैं। कलर्स कॉम्बिनेशन अगर आपको चेंज करना है तो कलर्स कॉम्बिनेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखें कलर्स चेंज हो गए। तो ये जो ऑप्शन होता है इसका चार्ट का, ये नाजरीन बहुत सारी चीज़ों के इस्तेमाल में आप ले सकते हैं और इसके अंदर अपनी जो समरी होती है उसको ग्राफिकल शेप देके इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अमूमन इस तरह के ग्राफिक्स चार्ट जो होते हैं वो प्रेजेंटेशन वगैरह के अंदर लगाए जाते हैं और वहाँ पे इन चीज़ों को प्रेजेंट किया जा रहा होता है। तो ये आपको एक अच्छा एक्शन बटन दिया हुआ है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। स्क्रीनशॉट बेसिकली जो मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट जो भी चीज़ का मैं अपने डेस्कटॉप पे किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, लेट सपोज कोई चीज़ एविडेंस के तौर पे मैं दिखाने के लिए कि ये चीज़ मैंने यहाँ रखी हुई है या ये चीज़ यहाँ रखी हुई है, तो उसको मैं जस्ट स्क्रीनशॉट पे जाके स्क्रीन क्लिपिंग के अंदर मैं बता सकता हूँ कि ये चीज़ है, यहाँ ये चीज़ें रखी है और इसको क्रॉप वगैरह करना है। तो बेसिकली स्क्रीनशॉट इस काम में आता है कि आप अपने डेस्कटॉप से या अपने फ़ोल्डर से, जो आप फ़ोल्डर्स वगैरह आपके पास मौजूद हैं उनसे आप बताना चाह रहे हैं, कोई चीज़ रेफ़र करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम से, तो वो उसके लिए काम में आता है। स्टोर का जो ऑप्शन दिया हुआ है बेसिकली जैसे हम लोग नॉर्मली अपने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह के अंदर देखते हैं प्ले स्टोर का एक ऑप्शन दिया हुआ होता है, इसी तरह से स्टोर का एक ऑप्शन दिया हुआ है। स्टोर के अंदर जब आप जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आपको बहुत सारे ऑप्शन, फीचर्स वो आपको स्टोर से मिल जाएंगे। माई एड-इन्स ये जस्ट एड्स वगैरह जो आपके होते हैं उनको सेट करने के लिए होता है। तो ये मोस्टली जो है ज़्यादातर इसका कोई इतना काम ख़ास नहीं है, तो ये देखा भी नहीं जाता है कि कोई लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये बिगनर तो क्या ये प्रोफेशनल लेवल के ऊपर भी जो है इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है। विकीपीडिया जस्ट वही है कि आप यहाँ पे अपने साइड पे राइट हैंड पे एक पैनल फोकस करने के लिए यहाँ पे खोल के कोई लिटरेचर वगैरह आपको चाहिए तो आप विकीपीडिया से वो लिटरेचर उठा के फ़ौरन अपना कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आपकी सहूलत के लिए ये विकीपीडिया का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑनलाइन वीडियो, आप कोई भी वीडियो ऑनलाइन रेफरेंस के तौर पे लगाना चाहते हैं, एविडेंस के तौर पे लगाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको ऑनलाइन वीडियो आप यहाँ से उठा के उसको लगा सकते हैं। हाइपरलिंक, बेसिकली हाइपरलिंक काम कर रहा होता है कि लेट्स से मैं यहाँ पे आपको एक ऐसे ही बता देता हूँ कि इस वक्त जैसे मेरे पास करंट फोल्डर हैं और मैं अपने सी के अंदर आ जाता हूँ। सी के अंदर, बल्कि मैं डी फोल्डर में अपने मैक एसोसिएट के अंदर कंपनी स्टैंडर्ड बिल्डिंग, ये मैंने एक हाइपरलिंक दिया था। तो जब ये हाइपरलिंक मैं बना के यहाँ पे एडजस्ट करके लगा दूँगा अपने डॉक्यूमेंट पे, तो जो भी शख्स इसको कंट्रोल की
जो आपके कीबोर्ड के अंदर मेंशन होती है, जो कंट्रोल की है, उस बटन को दबाने के बाद जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट वो फाइल ओपन कर देगा जिसका लिंक यहाँ पे दिखा रहा है ये इसको। तो बेसिकली ये हाइपरलिंक इस काम में आता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम 100, 200, 500 सफ़ों की किताब है हमारी और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कोई पेज नंबर 1 पे आ रही है, कोई पेज नंबर 15 पे आ रही है, कोई पेज नंबर 125 के ऊपर मेंशन है, लेकिन उसको बार बार देखने के अंदर चीज़ों को जो है वो परेशानी होती है। तो एक टेबल बना के उसका टेबल ऑफ कंटेंट बना के उसको हाइपर लिंक से जो है वो लिंक करा दिया, तो वो एक हमारा कनेक्शन ईजीली तो बना रहता है कि हम उसको हाइपर लिंक के थ्रू जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर देख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है बुकमार्क का। बुकमार्क बेसिकली मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट खोल लिया है, बुकमार्क के अंदर मैं नेम दूंगा, और सर्कुलम इसको मैं ऐड कर दूंगा। तो जब भी मुझे बुकमार्क पे जाना होगा तो जस्ट मैं गो करूँगा। आप ये देखें ये सर्कुलम पे चला गया, क्योंकि जहाँ मेरा कर्सर रखा हुआ था उस कर्सर को मैंने डिफाइन किया। लेट्स सपोज मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको बुकमार्क करता हूँ। कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बुकमार्क में इसको मैं ऐड करता हूँ। तो जब मैं अपने लास्ट पेज पे जाऊँगा तो जब भी मैं सर्च करूँगा तो जस्ट गो करूँगा, आप ये देखें डायरेक्ट उसी पेज के ऊपर आ गया। तो बुकमार्क जस्ट फॉर निशानी लगाने के लिए होता है कि ये मेरी निशानी है। जब भी मैं इस निशानी के ऊपर देखूँगा, इसको क्लिक करूँगा तो उसी जगह पे मैं उसी एग्जैक्ट लोकेशन, उसी कंसर्न पेज के ऊपर आ जाऊँगा जहाँ से मैंने अपनी उसकी निशानी लगाई है या उसको एक बुकमार्क करा हुआ है। तो ये इसका जो एक्शन बटन है बुकमार्क का, उसका प्रोसीजर ये, कमांड ये, और उसका फ़ायदा ये होता है। अच्छा, क्रॉस रेफरेंस के अंदर हम आइटम्स वगैरह, हेडिंग, फुटनोट, इस तरह की चीज़ें जो है वो हम रेफरेंस के तौर पर बना रहे होते हैं। तो आप अगर देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, जैसे आइटम है, नंबर आइटम, इसके अंदर 2 आइटम हैं। इनको मैं अगर इंसर्ट करता हूँ तो आप इधर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि ये यहाँ पे पेज नंबर 2 का जो इसने रेफरेंस दिया हुआ है। ये एक इसने रेफरेंस बना दिया है। जब इस रेफरेंस को मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा तो ये देखें आइटम नंबर पेज नंबर 2 और आइटम नंबर 1 के ऊपर ये फौरी तौर पे यहाँ पे आ गया। तो ये बेसिकली जस्ट रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि कोई रेफरेंस वगैरह मुझे क्रॉस रेफरेंस करनी है, कोई चीज़ फुटनोट है या बुकमार्क है या हेडिंग वगैरह है, कोई हेडिंग मैंने उठानी है, उसको मैं एंड नोट वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें जो होती हैं, मेन चीज़ें, उनको मैं अगर रेफरेंस के तौर पे बनाना चाहता हूँ तो वो उसको मैं बना सकता हूँ। कमेंट्स बेसिकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि
करेक्शन करने के लिए होता है। कि जैसे मुझे किसी ने डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए भेजा और उसने मुझे रिव्यू के लिए इसलिए भेजा था कि जो जो चीज़ें आपको इसके अंदर क्रैक करनी है वो मुझे क्रैक करके वापस भेज दें। तो ये क्रैक करने के लिए होता है। असल में जो हम करेक्शन कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे बता रहे होते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, और उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। तो बेसिकली जो कमेंट्स है वो इसी काम में आते हैं। जब रिव्यू करना होता है और रिव्यू करके अपना फीडबैक देना होता है तो ये फीडबैक देने के काम में आ रहे होते हैं। हेडर फुटर बेसिकली आपके हेडर और फुटर को जो है उसको खूबसूरत बना भी सकते हैं। आप जैसे चाहें उसको डिफाइन कर सकते हैं कि आप अपने पेज के ऊपर हर जगह पे एक हेडर फुटर चाह रहे हैं कि जब भी मैं कोई डॉक्यूमेंट अपना बनाऊं तो उसके अंदर एक पेज नंबर तो लाजमी होना चाहिए। कुछ मोटी मोटी चीज़ें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट है या सीवी है या लेटर है, जो भी चीज़ है XYZ, उसका हर पेज के ऊपर एक रेफरेंस के तौर पे उसका नाम चलना चाहिए। ये कंपनी का नाम है, लेट सपोज़ कि कंपनी का नाम है, वो बार बार रिपीट होना चाहिए, मुझे लिखने की ज़रूरत ना पड़े और उस चीज़ को कोई छेड़छाड़ ना करे। तो वो एक सेफ साइड जोन में चली जाती है जिसको हम हेडर एंड फुटर कह रहे होते हैं। तो हेडर फुटर बेसिकली इसका काम यही होता है कि आप अपने पेज के ऊपर हेडर और फुटर सेट कर रहे होते हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें तो आपको यहाँ पे बनी बनाई बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएंगी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, MS वर्ड के अंदर मौजूद हैं, और कुछ जो है आपको मैनुअल बनानी पड़ती हैं, जैसे कि मैंने बनाई हुई ये मैनुअल बना हुआ है जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और जो उसके अंदर बनी बनाई आपको ऑलरेडी पिक्चर दिख रही है वो आपको एक लेआउट दिखा रहा है कि आप इस तरह का भी बना सकते हैं। बेसिकली इसका यही काम होता है हेडर फुटर का कि अपने डॉक्यूमेंट के हर पेज को रेफरेंस करना या उस पर कोड करना कि डॉक्यूमेंट है क्या चीज़ असल में। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। पेज नंबर बेसिकली पेज के 100 पेज हैं, 200 पेज हैं, वो पेज को डिफाइन कर रहा होता है। बॉटम है, टॉप और बॉटम। टॉप से मतलब यानी कि पेज नंबर अगर इस तरफ लिखना है, अगर पेज आपको टॉप पे लिखना है पेज नंबर का रेफरेंस, तो आप टॉप साइड को यूज़ करेंगे। अगर आपने बॉटम साइड पे देना है तो बॉटम साइड को यूज़ करेंगे। अगर आपने पेज मार्जिन के हिसाब से सेट करके उसको देना है तो पेज मार्जिन के हिसाब से इसको आप सेट करके जो है पेज नंबर इस तरह से भी दे सकते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इसने दे दिया। और जब हम मल्टीपल पेजेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि शुरू के 2 पेज जो है उनके मैंने अलग नंबर दिए हैं टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से, कि शुरू के जो 2 पेज हैं स्टार्ट के अंदर वो टेबल ऑफ कंटेंट है, और नीचे के जो 100 पेज चल रहे हैं वो 1 से लेके 100 तक बुक पेज हैं। तो 2 अलग अलग चीज़ें जब मैं ऐड कर रहा हूँगा तो उसके लिए मुझे करंट पोजीशन और फॉर्मेट नंबर वगैरह इनको यूज़ करना होता है। इसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, तो फिर उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से हम पेज नंबर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस वक्त जो इसके अंदर ये चीज़ें हैं वो मैं आपको डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं और इनका क्या मकसद होता है। फिर उसके बाद आया था आपका क्विक पार्ट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैक एसोसिएट है, ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। कुछ क्विक चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर इसकी मेमोरी के अंदर फीड हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो ये आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डालनी है या आप उसमें डालना चाह रहे हैं, तो ये जैसे आपने यहाँ पे दे दिया कंपनी का मैंने, तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आप क्विक एक्शन बटन बना रहे होते हैं। इसके बाद आया था वर्ड आर्ट के अंदर एक एक्सटर्नल टेक्स्ट, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट एप्लीकेबल, और इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से रोटेट कर देता हूँ। बताने का मकसद सिर्फ ये है
कि ये जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने नॉट एप्लीकेबल का एक इसके ऊपर वाटरमार्क लगा दिया। इस वाटरमार्क के लगाने से होगा ये कि जो भी शख्स इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा तो वो ये वाला पैराग्राफ देख के समझ जाएगा कि ये पैराग्राफ इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है या इस चीज़ का हिस्सा नहीं है, या मैं कोई अपना डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग वगैरह बनाना चाह रहा हूँ और उसको मैं इसी तरीके से चाहता हूँ कि एक खूबसूरत सी हेडिंग हो, तो वो उसको भी मैं इस तरह से बना के लगा सकता हूँ। इसके अंदर आप जो चाहें वो आपके स्टाइल मौजूद हैं पहले से, और अगर आप अपना ही कोई आइटम बनाना चाह रहे हैं तो उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉन्ट्स में जाके एडवांस में यहाँ से आप इसके टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह जो हैं उनको चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी ये भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसको ट्रांसपेरेंट किया है तो जो मेरा टेक्स्ट है वो टेक्स्ट और ये टेक्स्ट ये आपस में एक दूसरे के अंदर ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। जो मेरी हेडिंग है वो हेडिंग पीछे वाले स्पेसिमेन को जाहिर कर रही है। इसे ही ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, और ट्रांसपेरेंट करने का असल मकसद ये होता है कि ये चीज़ लगी भी रहे और उसका इम्पैक्ट भी नहीं आए, वरना टेक्स्ट जो है वो आपका ओवरलैप हो जाता है इस तरह से जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन ये आप सिग्नेचर का एक देख रहे हैं। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ से ईमेल करूँ या जो भी डॉक्यूमेंट मैं अपना बना रहा हूँ उसके अंदर जो एंड में मेरा ईमेल सिग्नेचर है वो ऑटोमेटिक बना हुआ है, तो उसके लिए हम ये सिग्नेचर बना रहे होते हैं। सजेस्ट अब्दुल रऊफ कुरैशी ये मेरा नाम है, और मैं अपना जो डेजिग्नेशन है वो लिख देता हूँ। और मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। तो जब भी मैं सिग्नेचर को ऑन करूँगा ये बेसिकली सिग्नेचर ऑटो सिग्नेचर बनाने के काम में आता है, जैसे आप ये अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसमें जिसने मेरा सिग्नेचर बना दी है अब्दुल रऊफ कुरैशी ऐसा मैंने कॉन्टैक्ट, और इसको मैं अपने हिसाब से सिग्नेचर को पिक्चर के जो है टाइप कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये इसी काम में आता है सिग्नेचर जो है आपका। अब हम आ जाते हैं नाज़रीन डेट एंड टाइम की तरफ। डेट एंड टाइम बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है उसके अंदर मैं डेट एंड टाइम दोनों चीज़ें मेंशन करना चाह रहा हूँ कि किस तारीख को मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया था और उस वक्त टाइम क्या हो रहा था। तो उसके लिए ये मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है कि डेट भी आ गई है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर कि डेट भी आ गई है, और डेट के साथ साथ इसने टाइम भी दिखा दिया है कि 3:59 हो रहे हैं। ऑब्जेक्ट बेसिकली एक्सटर्नल फाइलें होती हैं जिनको हम ब्राउज़ करके वहाँ से ला के लगा रहे होते हैं, और वो ऑब्जेक्ट के तौर पे हमारे डॉक्यूमेंट का पार्ट बन जाती हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर ये देख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को लगाना है, तो ऑब्जेक्ट को लगाने के लिए लेट्स सपोज
ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये होता है। बेसिकली इसका काम ये होता है। इक्वेशंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और ये जो इक्वेशंस है ये बेसिकली जो केमिकल का काम करते हैं, जो केमिस्ट्री का जिनका काम है ज़्यादातर, वो इसको इक्वेशंस को और इनको फार्मूला वगैरह को, जो वाटर इंजीनियर और सिविल इंजीनियर वगैरह होते हैं उनके उसमें वर्किंग के अंदर जो उनके चीज़ें होती हैं उसके अंदर ये इक्वेशंस वगैरह का काफ़ी रोल आ रहा होता है। सैम्बल जस्ट मैं यहाँ पे कोई भी सैम्बल लगाना चाहता हूँ इस तरह का, और इस तरह से बहुत सारे सैम्बल्स वगैरह हैं जो मैं इजीली यहाँ से अपने पास बने बनाए उनको लगा सकता हूँ। ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे इसमें मिल जाते हैं, तो ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो भी आपको सैम्बल वगैरह चाहिए, समटाइम ऐसा होता है कि रजिस्टर्ड कंपनी का चाहिए होता है, कॉपीराइट का चाहिए होता है, टीएम का चाहिए होता है, प्लस माइनस का चाहिए होता है, सही का करेक्ट के लिए कि ये चीज़ सही हो गई है उसके लिए, और अपर देन लोअर देन, और उसके अलावा बहुत सारी सैम्बल्स ऐसे होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, और वो हमें बने बनाए मिल जाते हैं। जैसे ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, कॉफ़ी है और इसी तरह से हाउसेज है। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ सैम्बल्स होते हैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से, डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ किए जाते हैं। अगर आप कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर ये बस लैन या बस के हवाले से आपने ये सैम्बल लगा के उसकी डिटेलिंग कर दी। तो बेसिकली सैम्बल इस काम में आ रहा होता है। तो नाज़रीन, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको हमारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.